तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे, जितने भी शिफ्ट में थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2। CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, और आज के इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ नॉन लीनियरिटी या रेप्लिकेशंस ऑफ नॉन लीनियरिटी का डिस्कशन करेंगे।
प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी मशीन्स में एनालिसिस करना स्टार्ट किया था और इस सेशन में भी उसी का हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि नेटवर्क थ्योरी इज मेंट फॉर लीनियर सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेंट फॉर नॉन लीनियर सिस्टम। तो नेटवर्क थ्योरी में भी हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का एनालिसिस करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का एनालिसिस करते हैं। उसमें कॉइलिंग जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, कॉइल्स जो रहते हैं, इंडक्टर रहता है, वो ऑन टॉप ऑफ पीवीसी मटेरियल या फिर एयर कोड रहता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो है हमारी वाइंडिंग्स, कॉपर वाइंडिंग्स प्लेस की जाती हैं, जिसके कारण जो नेटवर्क थ्योरी का इंडक्टर है वो उसका मैकेनिज्म लीनियर बिहेव करता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं, जिसके कारण जो है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ऑन टॉप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जो कि आयरन कोर या फिर फेरस रिलेटेड मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो उनके ऊपर वाइंडिंग करने की वजह से जो इंडक्टर फॉर्म होता है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट करता है, जबकि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट करता है। इसका आइडिया आप लोगों को हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एनालिसिस करें कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एनालिसिस हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस कर चुके हैं, जो कि फेज 1 था हमारा। तो फेज 1 में हम लोगों ने देखा कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में V1 जो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स हम लोग प्रोवाइड करते थे, वो अल्टरनेटिंग नेचर का रहता था, आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता था, साइनसॉइड नेचर का रहता था। तो V1 साइनसॉइड था। V1 के कारण जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता था, V1 इज इक्वल टू E1। V1 जो कि हम लोग सप्लाई सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं, जिसके कारण जो EMF इंड्यूस हो रहा है, बैक EMF इंड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग E1 बोलते थे। और ये E1 N1 d phi नॉट by dt पे डिपेंड करता था एज पर द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि whenever any part of the conductor is influenced by change in magnetic field, then on that particular part of the conductor and EMF will be induced, and the magnitude of EMF is not only depends upon the what do we say इंड्यूस्ड फ्लक्स बट ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, जिसके कारण ये इक्वेशन आता था। तो अगर हम लोग V1 साइनसॉइड सप्लाई कर रहे हैं सोर्स से, तो जो बैक EMF इंड्यूस होगा ट्रांसफार्मर में वो भी साइनसॉइड नेचर का होगा। और अगर ये साइनसॉइड है, ये बैक EMF भी साइनसॉइड है, तो जिसके कारण जो फ्लक्स का इंड्यूस्ड हो रहा है, फ्लक्स इंडक्शन हो रहा है, ये भी साइनसॉइड नेचर का होगा। डेफिनेटली फेज एंगल डिफरेंट हो सकते हैं V1 E1 या फिर फाई नॉट के बीच में, E1 और फाई नॉट के बीच में, लेकिन जो वेव फॉर्म है साइनसॉइड नेचर का होगा, साइनसॉइडल होगा। तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लक्स अपने मशीन में, ट्रांसफार्मर के कोर में साइनसॉइड डेवलप होना चाहिए। तो फ्लक्स के साइनसॉइड डेवलपमेंट के लिए करंट किस तरीके से ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर, वो मैटर ऑफ डिस्कशन है आज के इस सेशन का। हम लोगों को पता है कि इस कंक्लूजन से हम लोगों को ये पता चला कि V1 साइनसॉइड है, बैक EMF साइनसॉइड होगा, और जिसके कारण जो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी अल्टरनेटिंग साइनसॉइड नेचर का होगा। साइनसॉइड फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो मतलब आपके कोर में जो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो साइनसॉइड नेचर का हमारा रिक्वायरमेंट है। अब उस साइनसॉइडल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए करंट जो ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर सोर्स से, जिसको हम लोग नो लोड करंट बोलते हैं, नो लोड करंट का काम ये रहता है कि वो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में या फिर कोर ऑफ द मशीन में फ्लक्स का डेवलपमेंट करना। तो कोर जो कि नो लोड करंट ड्रॉ कर रहा है आपके ट्रांसफार्मर सोर्स से, जो करंट ड्रॉ करेगा I नॉट, वो फ्लक्स को साइनसॉइड मेंटेन करने के लिए करंट किस नेचर का होगा, क्या वो साइनसॉइड होगा या फिर नॉन साइनसॉइड होगा, वो मैटर ऑफ डिस्कशन है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो ये वाई एक्सिस में हम लोग फ्लक्स और एक्स एक्सिस में अगर करंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, करंट और फ्लक्स के बीच में मैंने ग्राफ शो करने की कोशिश किया। तो एज पर द एम्पियर्स हम लोगों को मालूम है, क्योंकि मटेरियल क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वुड है, पीवीसी मटेरियल है, एयर है, ये सब कैसे है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि नेटवर्क थ्योरी
एंड नेटवर्क थ्योरी में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फ्लक्स और करंट के बीच में होता है। इसलिए जो एम्पियर्स का लॉ था, एज पर द ओरियस्टेड, whenever there is a current there will be the induced flux, और vice versa statement is also applicable here। तो ओरियस्टेड ने फ्लक्स और करंट के बीच में ये बता दिया कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी। अब वो डायरेक्टली रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं बता पाया कि फ्लक्स और करंट के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो एम्पियर्स आते हैं, एम्पियर्स हम लोगों को बताया कि फ्लक्स इज डायरेक्टली इंड्यूस्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंजेक्टेड करंट इन एनी कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में आप जितना अमाउंट ऑफ करंट इंजेक्ट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि किस मैग्नीट्यूड का आप करंट का इंजेक्शन कर रहे हैं इस कंडक्टर में, तो उसके कारण कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलपमेंट होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये स्टेटमेंट, ये रिलेशन फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन केवल और केवल लीनियर सिस्टम में वैलिड है। अगर आप नॉन लीनियर सिस्टम में बात करते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में बात करते हैं जो कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, तो वहां पे एम्पियर्स का ये लॉ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वैलिड नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को ट्रांसफार्मर के एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के एनालिसिस हम लोग बाउंड हैं कि हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट का एनालिसिस करें और मैग्नेटिक वे से एमएमएफ को समझे, रिलक्टेंस को समझे। ये सब समझने के लिए हम लोग बाउंड हैं, क्योंकि जो रिलेशन है एम्पियर्स लॉ का वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर या फिर कोर ऑफ द मशीन में, और मैग्नेटिक मटेरियल आपका नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स और करंट के बीच का रिलेशन देखें, तो एज पर द एम्पियर्स लॉ फ्लक्स और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। तो जिस अमाउंट में आप करंट का इंजेक्शन देंगे उसी सेम अमाउंट में फ्लक्स भी डेवलप होगा। और ज्यादा करंट इंक्रीज करेंगे और ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज होगा, और ज्यादा करंट इंक्रीज करेंगे और ज्यादा फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो ये एक लीनियर कैरेक्टर, अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करें, कोई ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो करंट अगर यहां तक इंजेक्ट किए हैं आप, इतना अमाउंट ऑफ करंट दिए हैं, तो फ्लक्स भी इतना अमाउंट तक होगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट मिल गया अपने को ग्राफ का। और करंट इंक्रीज करें तो और फ्लक्स का इंक्रीमेंट होगा, और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग इंटरसेक्ट करवाएं इन दोनों पॉइंट्स को, तो यहाँ पे ग्राफ पॉइंट ग्राफ का मिल जाएगा, और इन दो सब लाइंस को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब ये स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे जो स्लोप है वही स्लोप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो रिलेशन है फ्लक्स और करंट के बीच में वो लीनियर है। तो अपना रिक्वायरमेंट अपने को पता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का रिक्वायरमेंट, जो फ्लक्स डेवलप हो रही है कोर में, वो साइनोसॉइड नेचर का हम लोगों को चाहिए। अगर साइनोसॉइड फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा तभी इंड्यूस वोल्टेज भी साइनोसॉइड होगा, और ये सप्लाई वोल्टेज तो साइनोसॉइड है ही, क्योंकि फ्लक्स के और नंबर ऑफ टर्न्स पे ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है। ये दोनों साइनोसॉइड होंगे तभी E1 भी साइनोसॉइड होगा, और V1 तो साइनोसॉइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स ही है, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, इजंट इट? तो फ्लक्स अपने को पता है, करंट अभी नहीं पता है। कि अपने को फ्लक्स का रिक्वायरमेंट पता है कि फ्लक्स हमको मशीन में, कोर ऑफ द मशीन में साइनोसॉइड नेचर का चाहिए। तो फ्लक्स को हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरीके का फ्लक्स चाहिए, साइनोसॉइड नेचर का फ्लक्स चाहिए। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेव फॉर्म। अब क्योंकि ग्राफ जो है हमारे फ्लक्स और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लक्स अपने को पता है, फ्लक्स का रिक्वायरमेंट पता है कि ये साइनोसॉइड नेचर का चाहिए। अब फ्लक्स के हिसाब से साइनोसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफार्मर में या फिर किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में करंट किस तरीके से इंजेक्ट करना चाहिए अपने को, जिसके कारण साइनोसॉइडल फ्लक्स का डेवलपमेंट हो पाए। तो करंट की वेव फॉर्म को समझने के लिए हम लोग फ्लक्स ड्रॉ कर लिए। अब इस फ्लक्स के हिसाब से, क्योंकि मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है, अब ये फ्लक्स अपने को पता चल गया। अब इस फ्लक्स के हिसाब से हम लोगों को करंट पता करना है कि करंट किस तरीके से इंजेक्ट करें कि हम लोगों को कोर में साइनोसॉइडल फ्लक्स का डेवलपमेंट मिले।
अब ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये पॉइंट को यहां से यहां तक एक्सटेंड करेंगे और सिमिलरली यहां पे एक्सटेंड कर देंगे। पहले हॉरिजॉन्टल प्लॉट करेंगे, फिर ये वर्टिकल हम लोग प्लॉटिंग कर देंगे इस पॉइंट का। सिमिलरली जो नेगेटिव मैक्सिमम वाला फ्लक्स का पॉइंट है, इसको हम लोग इस पॉइंट में, इस व्हाट डू वी से कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट में लाएंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे और फिर यहाँ पे वर्टिकली शिफ्ट करेंगे। तो दो पॉइंट हम लोगों को मिल गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो सेम प्रोपोर्शन में करंट का भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अपना जो ग्राफ है वो लीनियर है। अब पॉइंट बाय पॉइंट शिफ्ट करते जाइए तो आपको करंट भी साइनोसॉइड मिलता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो जीरो का एक्सटेंशन यहाँ पे मैं जीरो करंट का पॉइंट मिल गया अपने को। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करना है तो पॉजिटिव मैक्सिमम यहाँ पे मिल गया अपने को करंट का। अब जीरो फ्लक्स रिप्रेजेंट करना है तो जीरो फ्लक्स का एक्सटेंशन हम लोग करें तो जीरो फ्लक्स का एक्सटेंशन यहाँ पे मिलता हुआ यहाँ पे मिलेगा अपने को। अब नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स का जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें तो नेगेटिव मैक्सिमम करंट का यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। और फिर जीरो फ्लक्स हो रहा है तो जीरो फ्लक्स का एक्सटेंशन करें तो जीरो फ्लक्स फिर अगेन हम लोगों को 2 पाई पे मिल जाएगा। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है हम लोगों को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में अगर बात करें तो, isn't it? तो हम लोग अभी तक अपना डिस्कशन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पे कर चुके हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल पे अगर बात करते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, आप कोर के मैन्युफैक्चरिंग में आयरन यूज किए हुए हैं। आयरन एक नॉन व्हाट डू वी से मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि नॉन लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम लोगों को फ्लक्स मालूम है कि फ्लक्स हम लोगों के पास साइनोसॉइड नेचर का होना चाहिए। तो ये ग्राफ हम लोग शो कर रहे हैं जिसमें वाई एक्सिस में हम लोग फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग करंट का रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं। तो बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें फ्लक्स और करंट के बीच में जो होगा वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगा। एम्पियर्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहीं पे लगता है जहां पे लीनियर हो सिस्टम आपका। नॉन लीनियर सिस्टम में सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग नेटवर्क थ्योरी में सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में नहीं करते हैं सुपरपोजिशन अप्लाई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन्स जितनी भी मशीन्स हैं वो नॉन लीनियर मशीन्स होती हैं। तो नॉन लीनियर का ये मतलब है कि यहां से यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, फिर यहाँ पे कर्व्ड होने चालू हो जाता है, स्ट्रेट लाइन से अपार्ट होने लगता है। ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है और फ्लक्स और करंट के बीच में कुछ इस तरीके का नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली दो स्लोप से रिप्रेजेंट किया हूं, क्योंकि अपने एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिंपल इस ग्राफ से दो स्लोप से रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि एक स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्लोप इस तरीके से डाइवर्जिंग नेचर का होगा जो कि स्ट्रेट लाइन से डाइवर्ट होगा, isn't it? और एग्जैक्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक आप देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, फिर यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन को अपार्ट करता हुआ, डिपार्ट करता हुआ अपना कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करेगा। ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का है, तो इसको मैं दो स्लोप से रिप्रेजेंट किया हूं अप्रोक्सीमेटली, सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए। तो यहां से जीरो से यहां तक एक स्लोप हुआ जो कि लीनियर स्लोप है, और फिर ये एक नॉन लीनियर स्लोप हो गया। तो दो स्लोप से मैं इस नॉन लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूं इस ग्राफ में, अपने एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए। अपने को पता है ट्रांसफार्मर के कोर में साइनसोइडल फ्लक्स हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, साइनसोइडल फ्लक्स चाहिए अपने को एनी कॉस्ट, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपने को बनाना है वो भी साइनसोइड नेचर का होना चाहिए। फ्लक्स में किसी भी तरीके का हार्मोनिक्स अपने को नहीं चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि वोल्टेज इनपुट साइनसोइड दिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ साइनसोइड है, तो फ्लक्स भी साइनसोइड होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स साइनसोइड होगा तभी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को साइनसोइड बना पाएगा और ये रिलेशन वैलिड हो पाएगा। अपना रिक्वायरमेंट पता है अपने को कि कोर में फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो साइनसोइड फ्लक्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। साइनसोइड अगर फ्लक्स नहीं है तो वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। हम लोग साइनसोइड बनाने की फ्लक्स को कोशिश करेंगे। तो फॉर द
साइनसॉइड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स के साइनसॉइड होने के लिए आपका ट्रांसफॉर्मर किस तरीके का करंट इंजेक्ट करवा रहा है, किस तरीके का करंट सोर्स से ड्रॉ कर रहा है, उसकी एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो साइनसॉइड मतलब पॉजिटिव हाफ ही अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बीएच कर्व का इस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में पॉजिटिव साइड भी हम लोग ड्रॉ किए थे, नेगेटिव साइड भी ड्रॉ किए थे, पॉजिटिव हाफ भी रिप्रेजेंट किए थे, नेगेटिव साइड भी, नेगेटिव हाफ भी रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन इस एनालिसिस में केवल पॉजिटिव हाफ का पोर्शन हम लोग डील कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव हाफ पता चल जाएगा तो नेगेटिव हाफ का अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा। क्योंकि ये जितना कैरेक्टरिस्टिक व्हाट डू से पॉजिटिव साइड में इस तरीके से है, तो नेगेटिव साइड में कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होगा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना। तो फ्लक्स अपने को पता है साइनसॉइड होगा, केवल फ्लक्स का पॉजिटिव हाफ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूं जो कि साइनसॉइड नेचर का है, नेगेटिव हाफ रिप्रेजेंट नहीं किया हूं। तो यहां से इस कैरेक्टरिस्टिक से दिख रहा है कि हम लोगों का फ्लक्स जो है वो साइनसॉइड नेचर का है। अब इस पॉइंट को, ये जो स्लोप का दो स्लोप से मैं रिप्रेजेंट किया था, इस स्लोप के एक्सटेंशन यहां तक करूं और इसको इस तरीके से वर्टिकली भी एक्सटेंड करूं अगर इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को भी मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करूं, तो इस तरीके की लाइंस हम लोगों को एक्सटेंडेड लाइंस देखने के लिए मिलती हैं। अब इस एक्सटेंडेड लाइन में करंट फ्लक्स का रिक्वायरमेंट हम लोगों को पता है जो कि साइनसॉइड है। अब इस फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, साइनसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए आपका ट्रांसफार्मर किस तरीके का करंट इंजेक्शन लेगा, ड्रॉ करवाएगा सोर्स से, वो मैटर ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। तो किस तरीके का करंट होगा, अगर हम लोग यहां से इस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये एक्सटेंशन में बात करें, तो 0 to पाई करंट का हो गया, 0 to पाई फ्लक्स का, 0 to पाई करंट का। अब 0 to पाई में अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां से आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और यहां से डिक्रीज हो रहा है। तो इस पोर्शन में अगर हम लोग फ्लक्स का बात करें तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, ज्यादा स्लोप है, और यहाँ पे स्लोप क्या है हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे स्लोप हाई है, स्लोप का अमाउंट हाई है, मैग्नीट्यूड हाई है, और यहाँ पे स्लोप रिड्यूस हो रहा है, स्लोप का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेस है कंपेयर टू यहाँ के कंपैरिजन में। तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए इतना अमाउंट ऑफ करंट लगेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लगेगा। इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट, इस पोर्शन के डेवलपमेंट के लिए, फ्लक्स के इतना डेवलप करने के लिए, ये पीक वाला साइड आप अभी कंसिडर नहीं करिए, केवल इतने पोर्शन के व्हाट डू वी से डेवलपमेंट के लिए हम लोग अगर इस पॉइंट को एक्सटेंड करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लगेगा। थोड़े से करंट इंजेक्ट करेंगे तो इतना पोर्शन हम लोगों का डेवलप हो जाएगा फ्लक्स का। लेकिन इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, पीक वाले पार्ट को अगर कंप्लीट करें फ्लक्स का, तो इस कैरेक्टरिस्टिक में ये एक्सटेंड होगा। तो ये पार्ट इस तरीके से एक्सटेंड करें तो इतने स्मॉल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की नीड होगी। तो बाय द टाइम ये अपना ये वाला कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला वेवफॉर्म कंप्लीट करेगा, इतने टाइम में जो करंट सोर्स से ड्रॉ होगा ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो वो इतना करंट ड्रॉ करेगा बाय दिस टाइम, इतने स्मॉल पोर्शन ऑफ द टाइम में करंट जो होगा वो पीकी नेचर का होगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट लगेगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे स्लोप का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ से इस तरीके से एक्सटेंड करें तो ज्यादा फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल करंट की आवश्यकता हो। रेड पेन पे कंसीडर करिएगा, रेड के अलावा अभी कुछ मत देखिए। तो रेड के पेन से आप जो देख रहे हैं, तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल करंट की आवश्यकता है, जबकि ये स्मॉल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए लार्ज करंट की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ दिस नॉन लीनियरिटी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी बात। यहाँ पे फ्लक्स साइनसॉइड था, करंट भी साइनसॉइड होगा बिकॉज ऑफ दिस लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। तो इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप फॉलो करें तो स्मॉल करंट की आवश्यकता होगी, और इस स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, जो पीक का फ्लक्स का पीक जो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए
जो करंट की नीड है अपने को पीकी नेचर का, इतना मतलब बाय द टाइम ये अपना पीकीनेस कंप्लीट करेगा, पीक वाला पार्ट जब तक फ्लक्स कंप्लीट करेगा, तो अपने को इतना करंट चाहिए इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए। इसको अगर इस तरीके से एक्सटेंड करें तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से अपने को ये कंक्लूजन मिल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो करंट होता है, नो लोड करंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स, वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है, पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है। तो कोर में फ्लक्स के, साइनोसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए जो ट्रांसफार्मर आपका सोर्स से करंट ड्रॉ करेगा, उसका नेचर क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शनल क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या नेचर का होगा आपका, व्हाट डू वी से, करंट फॉर द साइनोसॉइड डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स। करंट आपका पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा, करंट पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा। ये पीकी पीकी नेचर स्टार्टिंग में है और ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, नॉर्मल वेव फॉर्म शो कर रहा है। पीकी साइनोसॉइड करंट का इंजेक्शन आप करेंगे तभी जो है आपका फ्लक्स जो होगा वो साइनोसॉइड हो पाएगा। अपने को साइनोसॉइड फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है, करंट का कोई करंट कुछ भी हो सकता है, करंट में हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, करंट की भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हमारा रिक्वायरमेंट है कि कोर में अपने को फ्लक्स साइनोसॉइड चाहिए। साइनोसॉइड फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए कोई भी करंट आप इंजेक्ट करिए, किसी भी तरीके का करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ करे, उससे अपने को मतलब नहीं है। फ्लक्स अपना एम है कि फ्लक्स अपने को साइनोसॉइड चाहिए। तो अपना एम क्या था, फ्लक्स साइनोसॉइड चाहिए। इस साइनोसॉइड डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स के लिए अगर आपका मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा, तो इस नॉन लीनियरिटी के कैरेक्टरिस्टिक के लिए, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल में ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इस साइनोसॉइड डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स के लिए जो आपका ट्रांसफार्मर सोर्स से करंट ड्रॉ करेगा, नो लोड करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा। इतना कंक्लूजन आप लोगों को पता हो गया होगा, isn't it? अब इसके, अब क्योंकि ये साइनोसॉइड था, साइनोसॉइड परफेक्ट साइनोसॉइड था, ये भी परफेक्ट साइनोसॉइड है, ये भी परफेक्ट साइनोसॉइड है, तो इसमें हार्मोनिक्स की एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक्स से बहुत लोग स्केयर्ड रहते हैं क्योंकि प्रॉपरली लिंक नहीं करते हैं। जब चीजों को आप लिंक नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत होगा मशीन को समझने के लिए, क्योंकि मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पॉइंट से पॉइंट हम लोगों को लिंक करना रहता है, और कहीं भी ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए आपके, वहां पे आपको डिफिकल्टी महसूस होना चालू हो जाएगा। तो अगर हम लोग डीप में एनालिसिस करें मशीन की, तो मशीन एनालिसिस हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। हर एक चीज का रीजन अगर हमने को पता होगा तो उतना ही सिंपलियर एनालिसिस होगा और उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग चीजों के कंक्लूजन्स को रिमेंबर कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। यहाँ पे रिमेंबर करने वाली कोई भी चीज नहीं है, सारी चीजें एनालिसिस बेस्ड है। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप याद करिए कि पीकी साइनोसॉइड नेचर का करंट होगा। पीकी साइनोसॉइड नेचर का करंट डायरेक्टली आपको बुक में देखने के लिए स्टेटमेंट मिल जाएगा। इन ऑर्डर टू डेवलप द साइनोसॉइडल फ्लक्स इन द core of the transformer, the current to be injected in the transformer is of peaky sinusoid nature। लेकिन वो एनालिसिस से हम लोग देख लिए कि क्यों पीकी साइनोसॉइड करंट की जरूरत है हम लोगों को, इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम लोगों को पीकी साइनोसॉइड करंट की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि ये पीकी साइनोसॉइड है, परफेक्ट साइनोसॉइड नहीं है, तो इसमें हार्मोनिक्स होंगे, हार्मोनिक्स कंटेंट होंगे। अब हार्मोनिक्स क्या है, क्या है हार्मोनिक्स? जो भी वेवफॉर्म साइनोसॉइड नहीं है उसको हम लोग फोरियर सीरीज एनालिसिस, फोरियर सीरीज इज अ मैथमेटिकल टूल, वो साइनोसॉइड और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करता है। तो जो भी नॉन साइनोसॉइड फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है या फिर नॉन साइनोसॉइड है, वो हार्मोनिक्स कंपोनेंट है। मतलब डिसफॉर्म है, साइनोसॉइड नहीं है अगर आपका वेवफॉर्म, तो साइनोसॉइड अनसाइनोसॉइड वेवफॉर्म को अगर आप फोरियर टूल में इंजेक्ट करिए, तो फोरियर टूल इज अ मैथमेटिकल टूल, वो आपको एक साइनोसॉइड जो कि फंडामेंटल दे देगा, वो परफेक्ट साइनोसॉइड रहेगा, और उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में वो डिफरेंशिएट कर देगा, बांट देगा। एक साइनोसॉइड कंपोनेंट आपको मिल जाएगा परफेक्ट साइनोसॉइड, उस अनसाइनोसॉइड वेवफॉर्म का एक परफेक्ट साइनोसॉइड आपको मिलेगा, और उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिल जाएंगे, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, इस तरीके के कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। और इन सारे
वेवफॉर्म को अगर आप कंबाइन करिएगा, इन सारे वेवफॉर्म को कंबाइन करिएगा तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, ओरिजिनल वेवफॉर्म मिल जाएगा, जो कि साइनसॉइड नेचर का नहीं था। तो हार्मोनिक्स क्या है? कोई भी वेवफॉर्म अगर साइनसॉइड नहीं है, कोई भी वेवफॉर्म अगर साइनसॉइड नहीं है तो उसको हम लोग फोरियर टूल में देंगे, फोरियर सीरीज के एनालिसिस के टूल में देंगे, उसमें टूल में देंगे तो वो मैथमेटिकल टूल आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में दे देगा, जहां पे एक परफेक्ट साइनसॉइड जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एक वेव फॉर्म होगा, और जो जितने वेव फॉर्म होंगे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के होंगे, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, सेवंथ फ्रीक्वेंसी, या फिर इवन फ्रीक्वेंसी में सेकंड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और फोर्थ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, सिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इन सारे कंपोनेंट्स में वो डिवाइड कर देगा, जहां पे एक फंडामेंटल और बाकी सब जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे, और उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अगर आप कंबाइन करिएगा तो आपको ओरिजिनल वेव फॉर्म मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको हार्मोनिक्स। इमीडिएटली हम लोग हार्मोनिक्स के टर्म को नहीं समझ सकते हैं, हार्मोनिक्स इज अ बिग टॉपिक, तो इसीलिए हम लोग नॉन लीनियरिटी से समझना चालू किए हैं, नॉन लीनियरिटी के इस टॉपिक को एक्सटेंड करते करते हम लोग जो है हार्मोनिक्स को समझेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेशन ये मेरी गारंटी है कि आपको हार्मोनिक्स से कोई भी भय नहीं होगा, आप कभी भी फेयर महसूस नहीं करेंगे हार्मोनिक्स सुन के। और किसी भी एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गेट की अगर बात करूं मैं, तो हार्मोनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वहां पे न्यूमेरिकल एनालिसिस तो हम लोगों को करना नहीं रहता है, बाई 2 to 5 सेकंड्स आप आंसर दे सकते हैं हार्मोनिक्स का। लेकिन उस एनालिसिस के लिए, ये सारे एनालिसिस करने के, उस आंसर देने के लिए 2 to 5 सेकंड के बीच में आपको आंसर देना है, उस आंसर को देने के लिए आपको ये सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, और हार्मोनिक्स होने के लिए इतना डिफिकल्ट रहता है, जो अच्छे से डील नहीं करते ये सारे टॉपिक, नॉन लीनियरिटी, लीनियरिटी, इस तरीके से एक्सटेंशन नहीं करते, क्योंकि ये हार्मोनिक्स वाला पोर्शन मशीन, कंप्लीट मशीन पढ़ने के बाद हम लोग एट द एंड डील करते हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोगों को स्टार्टिंग ऑफ द मशीन से ही नॉन लीनियरिटी पढ़ने की जरूरत है। अगर हम लोग नॉन लीनियरिटी नहीं पढ़ेंगे, नॉन लीनियरिटी को नहीं समझेंगे, तो हम लोग मशीन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग या फिर सेकंड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में आप नॉन लीनियरिटी वाले पार्ट से परिचय में नहीं रहते हैं, आपको नॉन लीनियरिटी वाला पार्ट थर्ड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग से समझ में आना चालू होता है, और आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग से ही अगर नॉन लीनियरिटी और हार्मोनिक्स को समझने की कोशिश करिए, आपके लिए थोड़ा फ्रिक्शनफुल रहेगा, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में फ्रिक्शन महसूस करते हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो आप ये समझिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। अब आप अपने इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस को इतना स्मूथ बना रहे हैं, इतना स्मूथ बन रहा है आपका एनालिसिस कि कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी इंटरव्यूअर किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन पूछे आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर मालूम होगा, इजंट इट? चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। पीके साइनसॉइड नेचर का करंट होगा इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। पीके साइनसॉइड है तो इसको हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में अगर फोरियर टूल के हेल्प से, ये इसमें क्या है, हार्मोनिक कंटेंट अवेलेबल है, जिसके कारण ये साइनसॉइड नेचर का नहीं है, अदर देन साइनसॉइड है, तो अदर देन साइनसॉइड वेवफॉर्म को हम लोग फोरियर टूल में देते हैं। फोरियर टूल हम लोगों को एक फंडामेंटल वेव और उसके साथ कई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के वेव हम लोगों को दे देता है, और उन सारे वेव को कंबाइन करिएगा तो आपको ओरिजिनल सिग्नल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस नॉन साइनसॉइड, ये पीकी साइनसॉइड है विच इज नॉन साइनसॉइड, तो इसको अगर हम लोग फोरियर टूल में दें तो ये एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम लोगों को दे देगा, जो कि साइनसॉइड है, क्योंकि ये अनसाइनसॉइड है, ये पीके साइनसॉइड जो कि नॉन साइनसॉइड है। नॉन साइनसॉइड्स को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आपको इसकी जानकारी होगी, मैं आशा करता हूँ आपने फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि फेजर डायग्राम में हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कि फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, सिक्स्थ हार्मोनिक कंपोनेंट और फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, इन सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को आप किसी सिंगल फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फंडामेंटल वाले को एक साथ फेजर डायग्राम में, थर्ड हार्मोनिक वालों को एक साथ फेजर डायग्राम में, इस तरीके से रिप्रेजेंट सेपरेटली हम लोग को किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के टर्म्स को
हम लोग एक साथ रिप्रेजेंट फेजर डायग्राम में नहीं कर सकते हैं, isn't it? और कोई भी नॉन साइनसॉइड्स अदर देन साइनसॉइड सिग्नल्स या फिर वेव फॉर्म को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इससे नॉन साइनसॉइड को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को फोरियर टूल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो फोरियर टूल इसका फंडामेंटल आपको एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल के देगा जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देगा, लाइक थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट देगा। तो थर्ड हार्मोनिक इसका क्या है फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी हो रहा है तो ये 3 टाइम्स फंडामेंटल आपका थर्ड फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये अपना वेव कुछ इस तरीके से थर्ड हार्मोनिक का कंप्लीट करेगा। जब तक इसका एक पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो रहा है, इसका एक नेगेटिव हाफ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल बोलेंगे। या फिर इसका पीकी साइनसॉइड, जो कि ओरिजिनल सिग्नल क्या है हमारे पास, पीकी साइनसॉइड है, इसका एक फंडामेंटल मिल गया और एक थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट मिल गया। और भी कई कंपोनेंट होंगे थर्ड हार्मोनिक के बाद, फिफ्थ हार्मोनिक भी होगा, सेवेंथ हार्मोनिक भी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इवन हार्मोनिक कंपोनेंट क्यों नहीं है। तो फंडामेंटल जिसका मैग्नीट्यूड हाई रहेगा, फंडामेंटल से छोटा होगा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जो कि थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करेगा फंडामेंटल के बाद। और अगर फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, सेवेंथ हार्मोनिक की बात करें, इस तरीके के ऑड टर्म्स की बात करें, ऑड हार्मोनिक कंपोनेंट के, तो जैसे जैसे हम लोग हार्मोनिक का ऑर्डर इंक्रीज होता चला जाएगा, फिफ्थ सेवेंथ, सेवेंथ के बाद नाइन्थ, नाइन्थ के बाद इलेवेंथ, इलेवेंथ के बाद 13th, ये जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट है इनका जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो रेड्यूस होता चला जाएगा। क्योंकि जो एच हार्मोनिक कंपोनेंट होता है, जैसे एच हार्मोनिक कंपोनेंट वन, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1/h टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल का जो मैग्नीट्यूड है, अगर थर्ड हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड हम लोगों को डिसाइड करना है तो थर्ड हार्मोनिक का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगा थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का। वैसे ही अगर फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता करना है तो फंडामेंटल का फिफ्थ टाइम्स 1/h, मतलब 1/5 टाइम्स जो का फंडामेंटल का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सेवेंथ हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फंडामेंटल का 7th टाइम के बराबर होगा। तो एच हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1/h टाइम्स ऑफ फंडामेंटल के बराबर होता है। इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो पीकी साइनसॉइड नेचर का करंट हम लोगों को चाहिए इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। और पीकी साइनसॉइड को हम लोग को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में, अगर थ्रू द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर व्हाट डू वी से, फोरियर एनालिसिस, फोरियर टूल के हेल्प से हम लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करें। तो फंडामेंटल इस ओरिजिनल सिग्नल जो कि पीकी साइनसॉइड है, पीकी साइनसॉइड का ओरिजिनल सिग्नल एक फंडामेंटल ये हम लोगों को मिल गया, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही होती है। जैसे ये इसका फ्रीक्वेंसी पीकी साइनसॉइड का 50 हर्ट्ज है, तो फंडामेंटल का भी 50 हर्ट्ज होगा। अब इसके बाद थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट जो है इसका फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स फंडामेंटल होगा, 3 टाइम्स फंडामेंटल। तो 50 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 150 हर्ट्ज जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, जो कि फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा, फिर फिफ्थ से छोटा सेवेंथ भी अवेलेबल होगा, नाइन्थ भी अवेलेबल होगा। ये सब कंपोनेंट क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1/h टाइम ऑफ फंडामेंटल होता है तो इनका मैग्नीट्यूड रेड्यूस होता चला जाता है। तो जो भी डोमिनेंट हार्मोनिक है वो फंडामेंटल होंगे, थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करेगा, फिफ्थ हार्मोनिक डोमिनेट करेगा, और जितने भी हायर ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक्स है वो डोमिनेट नहीं करेगा सिग्नल को, और उनका इफेक्ट कम होगा सिग्नल में, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे सिग्नल को। लेकिन थर्ड हार्मोनिक आप रिमूव नहीं कर सकते। फंडामेंटल के पास के जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट रहते हैं वही जो है वेवफॉर्म को डोमिनेट करते हैं। और फिफ्थ भी है यहाँ पे, सेवेंथ भी है, लेकिन उसका फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मैंने शो करने की कोशिश नहीं की है। ये वेवफॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसका जो एग्जैक्ट है एक बार फिर से हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में डिस्कशन करते हैं, रिवीजन करते हैं इस टॉपिक का, कि V1 जो है साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स इंजेक्ट किए हैं आप सोर्स में, एज अ सोर्स है जो कि बैक ईएमएफ E1 प्रोड्यूस कर रहा है,
बाय द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन N1 इज इक्वल N1 d phi नॉट बाय dt। तो ये अगर साइनसॉइड है, ये भी साइनसॉइड होगा, और फ्लक्स भी जो होगा वो आपका साइनसॉइड होगा। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे हम लोग फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन किए, x एक्सिस में हम लोग करंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अपने को ये मालूम है कि फ्लक्स हम लोगों को कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में साइनसॉइड नेचर का चाहिए, तो फ्लक्स साइनसॉइड रहने के लिए ये नॉन लीनियरिटी को फॉलो करेगा, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा, क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, और मैग्नेटिक मटेरियल जितने भी होते हैं वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। तो इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो करंट होगा, फ्लक्स भले ही साइनसॉइड है लेकिन जो करंट होगा वो साइनसॉइड नहीं होगा। अगर ये लीनियर रहता तो फ्लक्स साइनसॉइड है तो करंट भी साइनसॉइड रहता। ये नॉन लीनियर है, इसकी वजह से दो स्लोप की हम लोग प्रीवियस स्लाइड में एनालिसिस कर चुके हैं, दो स्लोप लेके कि एक स्लोप लीनियर रहता है और एक स्लोप इस तरीके से डाइवर्टेड रहता है स्ट्रेट लाइन से। तो इस नॉन लीनियर की वजह से हमारा जो करंट होगा वो पीकी साइनसॉइड नेचर का होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो रीजन है, इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट, इसके नीचे वाला पार्ट जो है, इतने फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अपने को चाहिए। लेकिन इतने स्मॉल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, लार्ज फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए स्मॉल करंट चाहिए बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी। और स्मॉल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए, इतने पोर्शन के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को इतने करंट की आवश्यकता है, इतने फ्लक्स का, इतने करंट का रिक्वायरमेंट है, जिसके कारण एक पीकी साइनसॉइड नेचर का करंट बनता है। पीकी साइनसॉइड अगर आपका ट्रांसफार्मर इंजेक्ट कर रहा है, ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा है सोर्स से, तभी आपका फ्लक्स जो डेवलप होगा कोर में वो साइनसॉइड नेचर का होगा। तो पीकी साइनसॉइड करंट है, इसको आप फोरियर टूल में दीजिए तो फोरियर टूल में आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस आपको दे देगा वो। तो एक जिसमें फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल के बाद जो है थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट होगा। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल के 3 टाइम्स होती है, फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से 5th टाइम्स होती है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो थर्ड हार्मोनिक का फंडामेंटल जो ओरिजिनल है या फिर फंडामेंटल है, फंडामेंटल का 1/3 टाइम्स होगा इसका मैग्नीट्यूड, और फिफ्थ हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड 1/5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल होगा। इसकी भी जानकारी है। तो फिफ्थ हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड कम है, सेवंथ हार्मोनिक का कम है, तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे आपके वेवफॉर्म को। केवल और केवल डोमिनेंट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये सब क्या है, डोमिनेट करेगी आपके वेवफॉर्म को। तो फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक, ये सब जितने लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हैं, ये डोमिनेट करते हैं आपके सिस्टम को। इन्हीं की एनालिसिस करने की जरूरत है। और जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है, इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। अगर आप फिल्टर वगैरह पढ़ेंगे, नेटवर्क थ्योरी में फिल्टर आपने पढ़ा होगा, है ना, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आपने ये देखा होगा कि जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स है, 7th हार्मोनिक्स, 11th हार्मोनिक, 11th फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है, 13th फ्रीक्वेंसी, 17th फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है, इन सारे हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, लेस है। मैग्नीट्यूड लेस से इनका इजीली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन थर्ड हार्मोनिक कंपेयर टू 17th हार्मोनिक, और क्योंकि थर्ड हार्मोनिक फंडामेंटल का 1/3 टाइम्स होगा, फिफ्थ हार्मोनिक 1/5 टाइम्स होगा, तो इनके मैग्नीट्यूड क्या है, रेड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो होते हैं, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये सबको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग रिमूव कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो पीकी साइनसॉइड का करंट है, फंडामेंटल दे दिया, थर्ड हार्मोनिक दे दिया, इस तरीके से अपना एनालिसिस ट्रांसफार्मर का कंप्लीट होता है। और हम लोग हार्मोनिक का एनालिसिस कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, नॉन लीनियरिटी को समझ रहे हैं ट्रांसफार्मर की। तो ये नॉन लीनियरिटी के कारण ही हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल मशीन में। और क्या नहीं कर सकते, एम्पियर्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर नॉन लीनियर। जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है सब नॉन लीनियर है। नाउ नाउ हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, केवल और केवल फंडामेंटल जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक की बात की है। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि अब ये पॉजिटिव साइड है ना, ये पॉजिटिव वेव फॉर्म है, और इसका नेगेटिव पोर्शन इस तरीके से रहेगा, सिमिलरली इसका रिफ्लेक्शन रहेगा नेगेटिव साइड में, क्योंकि हम लोग केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं यहाँ पे।
अब जो है आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक की ही केवल क्यों बात कर रहे हैं, इवन हार्मोनिक्स की क्यों बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इवन हार्मोनिक्स जो कि सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, ये सब क्या है, इवन हार्मोनिक कंपोनेंट है, इनकी क्यों बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल केवल ऑड हार्मोनिक्स की क्यों बात कर रहे हैं। तो उसका रीजन हम लोग अब यहाँ पे डील करते हैं कि ये ओरिजिनल सिग्नल है, ब्लैक से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये ओरिजिनल सिग्नल है, ब्लैक वाला ओरिजिनल वेवफॉर्म है ना, ओरिजिनल वेवफॉर्म है। और ये जो रेड से मैंने शो किया है, अगर इस ओरिजिनल वेवफॉर्म को, जो कि नॉन साइनसॉइड है, देख के ही आप बता सकते हैं कि ये नॉन साइनसॉइड वेवफॉर्म है, साइनसॉइड नेचर का नहीं है। केवल पॉजिटिव हाफ या फिर नेगेटिव हाफ होने से आप ये नहीं बोल सकते कि आपका वेवफॉर्म है वो साइनसॉइड है, परफेक्ट साइनसॉइड है। परफेक्ट साइनसॉइड का वेवफॉर्म आप लोगों को पता है किस तरीके से होता है। तो परफेक्ट साइनसॉइड के अदर परफेक्ट साइनसॉइड सिग्नल अगर नहीं हो, कुछ डिफॉर्म्स हो उसमें, तो ये जैसे कि नॉन साइनसॉइड वेव फॉर्म है, ओरिजिनल सिग्नल ब्लैक से मैंने शो किया हुआ है। इस ब्लैक जो कि नॉन साइनसॉइड है, इसको अगर हम लोग फोरियर टूल में देते हैं, फोरियर इज अ मैथमेटिकल टूल जो कि आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को सेपरेट आउट करके देगा। आप ओरिजिनल सिग्नल इंजेक्ट करेंगे जो कि नॉन साइनसॉइड है, तो वो आपको एक फंडामेंटल उसका निकाल के दे देगा, और डिफरेंट थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट, फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, या फिर सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट, सिक्स हार्मोनिक कंपोनेंट, ये सारे निकाल के दे देगा, आप लोगों को सेपरेट आउट कर देगा। और इन जितने भी सिग्नल है, फंडामेंटल, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इन सारे सिग्नल्स को, वेवफॉर्म को आप अप्लाई करिए, कन्वर्ट करिए और फिर से कंबाइन करिए, तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा जो कि नॉन साइनसॉइड नेचर का था। तो एक नॉन साइनसॉइड है, इसको फोरियर में हम लोग दिए तो इसका एक फंडामेंटल अपने को निकाल के देगा, फंडामेंटल निकाल के देगा, और एक थर्ड हार्मोनिक इसका निकाल के देगा। थर्ड हार्मोनिक देगा, फिफ्थ हार्मोनिक भी देगा, लेकिन फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक या 11th हार्मोनिक हम लोग रिप्रेजेंट नहीं किए हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वेव फॉर्म में हो जाती है और हम लोगों को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं फिफ्थ सेवंथ ये सारे हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ, केवल और केवल मैं थर्ड हार्मोनिक और फंडामेंटल को रिप्रेजेंट किया हूँ। अब ये थर्ड हार्मोनिक जो कि डोमिनेंट हार्मोनिक है, थर्ड और फंडामेंटल, इन दोनों को कंबाइन करिए तो आपको ओरिजिनल सिग्नल देखने के लिए मिल जाएगा। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, प्लस ये पॉजिटिव है और फंडामेंटल भी आपका पॉजिटिव है। अब रेड और ब्लू को हम लोग कंबाइन करें तो अपने को ब्लैक सिग्नल मिल जाएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को कंबाइन किए तो मोर पॉजिटिव में यहाँ पे मिला, और यहाँ पे रेड में पॉजिटिव है, ज्यादा है मैग्नीट्यूड, और जो ब्लू वाला है वो डाउन साइड है, डाउन साइड है, नेगेटिव साइड है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो इस तरीके से ओरिजिनल सिग्नल इस तरीके से अपने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे ब्लू वाला जो वेव फॉर्म है वो पॉजिटिव है, ये भी रेड वाला भी पॉजिटिव है, इन दोनों को कंबाइन करिए तो फिर ओरिजिनल सिग्नल ज्यादा मैग्नीट्यूड उसका मिलेगा, और इस तरीके से अपना वेव फॉर्म कंप्लीट करेगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड आल्सो द वेव फॉर्म विल बी देयर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेव फॉर्म में जो पॉजिटिव ओरिजिनल सिग्नल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल वेव फॉर्म को देखिए जो कि ब्लैक से मैंने शो किया है। पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म है वो रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म है, नेगेटिव वेवफॉर्म का रिफ्लेक्शन है। तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव वेवफॉर्म का रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे केवल और केवल थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ, ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करती है, वहां पे इवन हार्मोनिक एनालिसिस नहीं किया जाता है, इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और अगर एग्जिस्ट भी करती हैं तो वो ओरिजिनल वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगी और अफेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे इन सिग्नल्स में केवल और केवल हम लोग ऑड हार्मोनिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऑड हार्मोनिक्स को एनालिसिस करते हैं, जहां पे ओरिजिनल सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल रिफ्लेक्शन हो नेगेटिव हाफ साइकिल का, उस सारे सिग्नल्स में हम लोग थर्ड हार्मोनिक, मतलब जो कि ऑड हार्मोनिक्स है, केवल उन्हीं की एनालिसिस की जाती है। अब इस सिग्नल में देखिए कि अपने पास जो है सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट है, सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट है और फंडामेंटल कंपोनेंट है, सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट और फंडामेंटल कंपोनेंट, जो कि रेड से और ब्लू से मैंने शो किया हुआ है। इन दोनों को अगर कंबाइन करिए तो ये एक ओरिजिनल वेवफॉर्म जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है वो मिल जाएगा आप लोगों को। पॉजिटिव, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव,
और यहाँ पे पॉजिटिव है फंडामेंटल, लेकिन जो सेकंड हार्मोनिक है वो डाउन साइड है, नेगेटिव साइड है। तो ये जो ओरिजिनल सिग्नल होगा वो भी डाउन साइड होगा, इस तरीके से रेड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे जो ब्लू वाला सिग्नल है वो पॉजिटिव है और रेड वाला सिग्नल नेगेटिव है। तो इन दोनों को कंबाइन करिए तो ज्यादा नेगेटिव आपको इस तरीके से मिलेगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरीके से अपना वेव फॉर्म कंप्लीट करेगा। और ओरिजिनल सिग्नल हम लोग इन दोनों सिग्नल्स को फंडामेंटल और सेकंड हार्मोनिक को कंबाइन करके, इन दोनों वेव फॉर्म को कंबाइन करके ओरिजिनल वेव फॉर्म हम लोगों को मिल सकता है, जो कि इस तरीके से होगा। अब ओरिजिनल वेव फॉर्म को यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म। पॉजिटिव हाफ साइकिल इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म। नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल का रिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या था, जो ओरिजिनल सिग्नल था ब्लैक से जो रिप्रेजेंट किया है मैंने, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल का रिफ्लेक्शन है। आप इसको इस तरीके से फोल्ड आउट कीजिए, फिर इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए तो आपको सिमेट्रिसिटी मिल जाएगी, isn't it? और इस जो ओरिजिनल सिग्नल है इसको अगर आप नीचे फोल्ड करिए और फिर इस तरीके से फोल्ड करिए तो आपको नहीं मिलेगा, ये वाला सिग्नल नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे पॉजिटिव वेव फॉर्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, इसीलिए हम लोगों को सेकंड हार्मोनिक एनालिसिस और इवन हार्मोनिक एनालिसिस की जरूरत यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे इवन हार्मोनिक्स का। लेकिन फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पॉजिटिव वेव फॉर्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म होता है, इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स की बात करते हैं, इवन हार्मोनिक्स की बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पॉजिटिव साइड है, इसका सिमिलर साइड नेगेटिव में भी होगा। नेगेटिव में इस तरीके से वेव फॉर्म होगा, नेगेटिव में पॉजिटिव वेव फॉर्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म, सिमिलर होगा, केवल पॉजिटिव वेव फॉर्म मैनेज हो गया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में फॉर्चुनेटली हम लोगों के पास पॉजिटिव वेव फॉर्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म होता है, इसीलिए हम लोग केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स की बात करते हैं, इवन हार्मोनिक्स की बात नहीं करते हैं। जबकि अगर अब पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव व्हाट डू वी से, क्या रिफ्लेक्शन है वो इजीली समझते हैं हम लोग। इस वेव फॉर्म को देखिए कि पॉजिटिव वेव फॉर्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म। तो यहाँ पे आपने को केवल और केवल थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब ऑड हार्मोनिक्स की एनालिसिस करने की जरूरत है, इवन हार्मोनिक की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इस वेव फॉर्म में देखिए पॉजिटिव वेव फॉर्म इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल का रिफ्लेक्शन नहीं है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे फंडामेंटल और जो कि इवन हार्मोनिक्स है वो सारी चीजें हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत है। तो जिस भी वेव फॉर्म में इफ योर वेव फॉर्म इज पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, तो वहां पे हम लोगों को केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स एनालिसिस करने की जरूरत है। और जहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, वहां पे केवल और केवल हम लोगों को इवन हार्मोनिक एनालिसिस करने की जरूरत केवल और केवल वहां पे है। ठीक है? So if positive waveform is a reflection of negative waveform, so even harmonic is absent. इवन हार्मोनिक उन सिग्नल्स में एब्सेंट रहेगा, उन वेवफॉर्म्स में एब्सेंट रहेगा, केवल और केवल ऑड हार्मोनिक की एनालिसिस करने की जरूरत है हम लोगों को। ठीक है? अब ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल की अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या फिर ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो जो फंडामेंटल होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, और जो थर्ड हार्मोनिक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा तो 5 आर 25, मतलब कि 250 हर्ट्ज जो होगी फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी होगी। और इवन हार्मोनिक इसमें अगर एनालिसिस करें तो इवन हार्मोनिक 50 हर्ट्ज जो कि ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, अगर ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो फंडामेंटल की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, और सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी, क्योंकि 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100 हर्ट्ज मिल जाएगा। फंडामेंटल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिमिलर टू ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, और सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सारे एच हार्मोनिक कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी एच टाइम फंडामेंटल होती है।
एच हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1/h टाइम ऑफ फंडामेंटल होता है। इसकी भी जानकारी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। अब ये ओरिजिनल वेव फॉर्म था, यहाँ पे हम लोग केवल और केवल सेकंड हार्मोनिक का क्यों डील किया, थर्ड हार्मोनिक क्यों नहीं डील किए, क्योंकि ये एक ऐसा वेव फॉर्म है जहाँ पे पॉजिटिव वेव फॉर्म इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव वेव फॉर्म नेगेटिव हाफ साइकिल का रिफ्लेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे इवन हार्मोनिक एनालिसिस करने की जरूरत है, ऑड हार्मोनिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कि पीकी साइनसॉइड करंट होता है अपने ट्रांसफार्मर में। पीकी साइनसॉइड करंट क्यों होता है, करंट क्यों ट्रांसफार्मर के द्वारा पीकी साइनसॉइड ड्रॉ किया जाता है सोर्स से, इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसॉइड फ्लक्स इन द कोर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पे ये रहता है कि हम लोग जो सोर्स इंजेक्ट कर रहे हैं, सोर्स वोल्टेज अल्टरनेटिंग नेचर का दे रहे हैं, बैक ईएमएफ अल्टरनेटिंग नेचर का हो रहा है, फ्लक्स का डेवलपमेंट अल्टरनेटिंग जो कि परफेक्ट साइनसॉइड नेचर का हो रहा है, अल्टरनेटिंग इन द सेंस कि परफेक्ट साइनसॉइड की मैं बात कर रहा हूँ। ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं V1 वो परफेक्ट साइनसॉइड है, बैक ईएमएफ E1 भी परफेक्ट साइनसॉइड है, फ्लक्स भी जो कोर में डेवलप हो रहा है वो भी परफेक्ट साइनसॉइड है। तो करंट किस वजह से हमारा जो होता है नॉन साइनसॉइड होता है, पीकी साइनसॉइड होता है, कैसे पीकी साइनसॉइड आपका ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर सकता है करंट को, इसकी एनालिसिस अगर हम लोग करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज अपन दे रहे हैं, वोल्टेज जो कि अल्टरनेटिंग आइडियल वोल्टेज सोर्स से प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का इंजेक्शन कर रहे हैं, वो साइनसॉइड नेचर का है, परफेक्ट साइनसॉइड है। बैक ईएमएफ भी साइनसॉइड नेचर का है, बैक ईएमएफ साइनसॉइड है, जो कि फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी साइनसॉइड है। तो आपका ट्रांसफार्मर जब सब साइनसॉइड है, सारे टर्मिनोलॉजी साइनसॉइड है, तो ये जो करंट नो लोड करंट आई नॉट इंजेक्ट कर रहा है, ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा है सोर्स से, ये क्यों पीकी साइनसॉइड होता है और किस तरीके से पीकी साइनसॉइड हो सकता है, इसकी एनालिसिस करने की जरूरत है। क्योंकि डाउट रहता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे कि जब सारे टर्मिनोलॉजी, सारे पैरामीटर्स, वोल्टेज वगैरह, वोल्टेज, फ्लक्स, ये बैक ईएमएफ, ये सारे जब साइनसॉइड हैं, हमारा जो करंट है वो कैसे पीकी साइनसॉइड हो सकता है, उसको भी साइनसॉइड होना चाहिए। तो किस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर पीकी साइनसॉइड करंट सोर्स से ड्रॉ करता है, उसका एक्सटेंशन हम लोग करते हैं और ये एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं। ये एनालिसिस आपको समझने की जरूरत है इन ऑर्डर टू हैव द ग्रिप ओवर द मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन को ग्रिप में रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ये टॉपिक, ये सारे एनालिसिस आपको करने की जरूरत है, नीड है। इसकी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से डील नहीं किया जाता है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि टेक्स्ट बुक बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है, बीटेक स्टूडेंट्स इजीली समझ सके। लेकिन 1000 पेजेस पढ़ने की अच्छा है कि आप एक बेहतरीन लेक्चर देख लें जिससे आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस बुक के नहीं पढ़ने पड़े। टेक्स्ट बुक के अगर 1000 पेज पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन अगर आप 1 घंटे का ये सेशन देख लेते हैं तो बहुत सारी नई चीजें आप लोगों को इस सेशन में पता चलेंगी, जो कि आउटसाइड द मार्केट डिफरेंट फैकल्टीज डील नहीं करते हैं। उनके पास टाइम की कमी होती है या फिर कुछ और चीजों की कमी होती होगी, जिसके कारण कोई और रीजंस रहते होंगे जिसके कारण वो डील नहीं करते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग ये सारी चीजें, सारे एनालिसिस देखेंगे जिससे आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में कॉन्फिडेंस मेंटेन हो पाए कि फ्लक्स, वोल्टेज, बैक ईएमएफ, ये सारे चीज अगर साइनसॉइड हैं तो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा है, नो लोड करंट, वो कैसे पीकी साइनसॉइड हो सकता है, उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस में हम लोग जो कोर एनालिसिस किए थे ट्रांसफार्मर का, वो लीनियर लेके चले थे, लीनियर कोर, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल, लीनियर कोर एनालिसिस किए थे। नॉन लीनियरिटी को वहां पे हम लोग साइड में रख दिए थे और नॉन लीनियरिटी आइडियल मशीन एनालिसिस में हम लोग नहीं करते हैं, केवल जब प्रैक्टिकलिटीज की बात करते हैं तभी नॉन लीनियर कोर हम लोग लेके चलते हैं। और आइडियल मशीन एनालिसिस, आइडियल मशीन की यही ब्यूटी है कि आप आंख बंद करिए, जितना ब्यूटीफुल इमेजिनेशन हो सकता है आपका उतना सोचिए और उतनी ब्यूटीफुल आपकी मशीन होगी, कि परमेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो,
करंट मिनिमम हो इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स, ये सारे एनालिसिस जो कि आइडियल मशीन एनालिसिस में आते हैं। और कोर लॉस, कॉपर लॉस, ये सारे लॉसेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं आइडियल मशीन एनालिसिस में, और कोर आपके ट्रांसफार्मर का लीनियर लेके चलते हैं। तो ये कोर को सपोज करिएगा कि लीनियर कोर है, और यहाँ पे अभी मैंने कोई भी मटेरियल प्लेस नहीं किया है, ये ओपन मटेरियल है, एयर है, ये कोर का पार्ट है, ये भी कोर का पार्ट है। यहाँ पे इन बिटवीन द कोर मैंने कोई भी मटेरियल प्लेस नहीं किया है, केवल और केवल यहाँ पे एयर अवेलेबल है। इस तरीके से कंसिडरेशन लेके चलिएगा। तो वोल्टेज आप दिए जिसके कारण करंट फ्लो किया, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स लिंक करके यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट किया फाई नॉट। अब ये फाई नॉट अपना पाथ इस तरीके से कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओपन सर्किट होने की वजह से फ्लक्स का व्हाट डू वी से करंट का फ्लो रुक जाता है। ओपन सर्किट मतलब कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो करंट का फ्लो वहां पे नहीं होता है जहां पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। लेकिन मैग्नेटिक तो जिसके कारण इंसुलेशन रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, व्हाट डू वी से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स अवेलेबल हैं। अगर आप प्लेस कर देते हैं सर्किट में इंसुलेटर, जिसके वजह से आप करंट के फ्लो को रोक सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक इंसुलेटर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि आप मैग्नेटिक इंसुलेटर प्लेस कर दीजिए और वहां पे फ्लक्स का फ्लो रुक जाए। इन दोनों के, ये दोनों मैग्नेट हैं, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में मीडियम जो है वो एयर है। एयर इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मैग्नेटिक इंसुलेटर्स अवेलेबल नहीं है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रुक जाए। ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है कि आप प्लेस कर दीजिए तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रुक जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के फ्लो को आप नहीं रोक सकते हैं। यही मेन रीजन है, हम लोग लीकेज जो है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं मशीन्स में। जब लीकेज पोर्शन हम लोग मशीन का डील करेंगे, लीकेज की एनालिसिस करेंगे, वहां पे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे अगर कोई भी मटेरियल नहीं है तब भी फ्लक्स इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेगी, इस कोर से होते हुए और इस एयर गैप में फ्लो करके फ्लो पाथ अपना कंप्लीट करेगी। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट सोर्स से ड्रॉ कराएगी। और अगर फ्लक्स का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स का डेवलपमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बट आल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप एक कंडक्टर लीजिए और उसमें स्मॉल करंट इंजेक्ट करिए जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें उसी स्मॉल करंट का इंजेक्शन बनाए रखिए और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा प्रोवाइड कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता जाएगा तो फ्लक्स जो डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट not only depends upon the magnitude of current but also the number of turns। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते जाइए तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इंडक्टर्स में या फिर कॉइलिंग हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे वोल्टेज इनपुट दिए, ईएमएफ इंडक्शन हुआ और ये करंट फ्लो किया, यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट हुआ। ये फ्लक्स जो है इन नंबर ऑफ टर्न से लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ का इंडक्शन होगा जिसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं, E1 बोलते हैं। अगर सेकेंडरी साइड में भी कॉइलिंग रहता तो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न से भी फाई नॉट फ्लो करता, इंटरेक्ट करता, तो यहाँ पे E2 जनरेट होता। E2 जो कि आप लोड कनेक्ट करते तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से I2 फ्लो करता और इस तरीके से अपना ऑपरेशन कंप्लीट हो पाता और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल फुलफिल हो पाता। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी में कोई भी कॉइलिंग अवेलेबल नहीं है, सेकेंडरी साइड आपका ओपन रखा गया है। और इस केस में अगर एनालिसिस करें तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एयर गैप का। यहाँ पे एयर है, एयर अवेलेबल है इन दोनों मीडियम के बीच में, मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में एयर गैप अवेलेबल है। एयर गैप जैसे जैसे मशीन में इंक्रीज होती जाती है तो सपोज करिएगा कि रिलक्टेंस आपकी मशीन का इंक्रीज हो रहा है। अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है एमएमएफ के लिए, एमएमएफ सेम बना हुआ है, तो फ्लक्स होगा वो रिड्यूस होना चालू होगा। फ्लक्स के रिड्यूस को आप लोगों को बचाना है, रिड्यूस होने से रिडक्शन रोकना है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट वो सोर्स से ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर और एमएमएफ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि करंट बढ़ जाएगा। करंट मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स आपको एमएमएफ देगा। एमएमएफ इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स सेटअप मेंटेन किया जा सकता है, कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन किया जा सकता है।
तो अगर एयर गैप अवेलेबल है तो रिलक्टेंस मशीन की ज्यादा है, रिलक्टेंस ज्यादा है, मतलब कि फ्लक्स का जो रिक्वायरमेंट है वो कांस्टेंट फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। फ्लक्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नो लोड करंट ज्यादा होगा, तभी जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स का डेवलपमेंट कोर में किया जा सकता है, अगर रिलक्टेंस मशीन की हाई है तो। रिलक्टेंस का हाई होना, रिलक्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन म्यू एलसी अपॉन एसी, लेंथ ऑफ द कोर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। 1 अपॉन म्यू परमियाबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलक्टेंस। तो जैसे जैसे रिलक्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है, रिलक्टेंस का इंक्रीज होना ये शो करता है कि परमियाबिलिटी रेड्यूस होती जा रही है। परमियाबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, टू अलाउ द फ्लक्स टू फ्लो इन द थ्रू दैट मटेरियल। और परमेबिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो ये इनडायरेक्टली आप समझिए कि रिलक्टेंस आपके मशीन का या फिर कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर का या फिर किसी भी कोर का मशीन के, वो रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। एयर गैप इंक्रीज हो रहा है तो रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर रिलक्टेंस यहाँ पे हाई है, एयर गैप हाई है, जिसके कारण जो करंट ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर, वो हाई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि एक एमएमएफ फॉर्म करेगा नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के हेल्प से। अगर करंट का मैग्नीट्यूड हाई है, नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट ही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको एमएमएफ देगा, और एमएमएफ के कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स रिक्वायरमेंट आपका मेंटेन किया जा सकता है कोर में। अब सपोज करिए कि मैं ये जो ब्लू एक मैग्नेटिक मटेरियल ये भी है, प्लेस कर रहा हूं, ये रोटर काइंड ऑफ फिनोमिना है, ये स्टेटर आपकी मशीन की ऐसा एनालिसिस कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टेटर पार्ट है, ये रोटर पार्ट है, ब्लू पार्ट से मैग्नेटिक मटेरियल मैं इंसर्ट कर रहा हूं। अब ये रेड पोर्शन अभी डील नहीं कर रहा हूं, केवल एक मैग्नेटिक मटेरियल मैं इन दोनों एयर गैप के बीच में इंसर्ट कर दिया। तो यहां से क्या हो रहा है कि एयर गैप जो था मशीन के आपका कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर का, वो रिड्यूस हो गया इस मटेरियल के इंसर्शन के कारण। इंसर्ट किया आप मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, तो एयर गैप रिड्यूस हो गया। तो एयर गैप रिड्यूस हो गया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से भी आप एमएमएफ यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, और इस एमएमएफ के कारण सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप किया जा सकता है कोर में, और कांस्टेंट बनाया जा सकता है आपके कोर के फ्लक्स। अगर ये मटेरियल हटा दीजिए, फिर रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया, मतलब फ्लक्स रिड्यूस होना चालू हो गया, फ्लक्स रिड्यूस होना चालू हो गया, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ये इंजेक्ट करेगा, सोर्स से ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर, इजंट इट। तो रिलक्टेंस हाई है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा कोर में, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स में, टर्न्स में, वाइंडिंग में, कंडक्टर में, इजंट इट। और अगर फ्लक्स रिलक्टेंस आपके मशीन का लेस है तो स्मॉल करंट से भी वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप कर सकता है, कांस्टेंट फ्लक्स रख सकता है। आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस से ये पता चला था कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की हम लोगों ने बात किया था, वहां पे जो नो लोड करंट ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है, इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनोसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। और वो पीकी साइनोसॉइड करंट में पीकी साइनोसॉइड नेचर का होता है नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। ट्रिपल एन हार्मोनिक्स डोमिनेट करता है उस वेव फॉर्म में, पीकी साइनोसॉइड वेव फॉर्म में। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के नो लोड का करंट कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में साइनोसॉइडल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए पीकी साइनोसॉइड करंट आपका ट्रांसफार्मर सोर्स से ड्रॉ करता है विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। वो कैसे ड्रॉ करता है वो इस सेशन में हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक मटेरियल हम लोग इंसर्ट किए, अब इस मटेरियल के इंसर्शन के कारण यहाँ पे रिलक्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल का रिड्यूस हो गया, रिलक्टेंस से रिड्यूस हो गया, मतलब परमेबिलिटी मटेरियल की बढ़ गई। परमेबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी। तो रिलक्टेंस अगर रिड्यूस हो गया तो करंट, इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर, कम करंट, रिलक्टेंस रिड्यूस हो गया तो कम करंट से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स हम लोग डेवलप करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो है फ्लक्स अपने को क्या चाहिए, फ्लक्स का रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि
कि V1 हम लोग साइनसॉइड दे रहे हैं जिसके कारण बैक ईएमएफ साइनसॉइड आ रहा है, फ्लक्स का डेवलपमेंट जो भी हो रहा है कोर में वो भी हम लोगों को साइनसॉइड चाहिए, तो फ्लक्स का रिक्वायरमेंट हम लोगों को साइनसॉइड है। तो ये ब्लू कलर के पेन से मैंने साइनसॉइड फ्लक्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, परफेक्ट साइनसॉइड है आपका फ्लक्स, जो कि मैंने ब्लू पेन से शो किया हुआ है। अब इसको इस तरीके से कंसीडर करिएगा, जहां पे फ्लक्स का रिक्वायरमेंट कम है, फ्लक्स का रिक्वायरमेंट जहां पे कम है वो ब्लू पेन से मैंने शो किया हुआ है, उसको हम लोग पोजीशन 1 बोल रहे हैं, ठीक है। और जहां पे फ्लक्स का रिक्वायरमेंट, फ्लक्स ज्यादा फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखिए फ्लक्स यहाँ पे स्टार्टिंग में कम है, फिर इंक्रीज कर रहा है, पीक पे आ रहा है अपना फ्लक्स, फिर रिड्यूस होना चालू हो रहा है, यहाँ पे फिर अगेन कम है, यहाँ पे भी कम है, फिर अगेन नेगेटिव साइड में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है। तो जितने भी कम फ्लक्स वाले एरिया हैं, ये फर्स्ट एरिया फर्स्ट पोजीशन से मैंने डील किया है, और जितने भी फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जहां भी हाई है, या तो पॉजिटिव पीक हो या तो नेगेटिव पीक में हो, तो उसको हम लोग सेकंड पोजीशन पे डील करेंगे, सेकंड पोजीशन लेके चलते हैं। तो ये जो रोटर हम लोग इंसर्ट किए हैं, मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किए हैं, इस रोटर का 2 पोजीशन है, एक पोजीशन 1 है, और इस रोटर जो कि रोटेट होके ये रोटर है, सपोज करिए ये पोजीशन 1 पे है, फिर ये रोटेट होके अपने पोजीशन 2 पे चला जाएगा। अभी पोजीशन 1 पे है, फिर पोजीशन 2 पे चला जाएगा। अगर पोजीशन 1 पे है तो देखिए रिलक्टेंस आपकी मशीन का कम है, अगर पोजीशन 2 पे चला जाएगा तो रिलक्टेंस आपकी मशीन का बढ़ जा रहा है, क्योंकि एयर गैप अवेलेबल हो जा रहा है। इन दोनों जो कि स्टेटर पार्ट थे, आपके मैग्नेटिक मटेरियल कोर था, उनके बीच में एयर गैप अवेलेबल हो जा रहा है। अगर रेड पोर्शन में है तो वो पोजीशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू पोर्शन पोजीशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन 1 में हम लोग जो फ्लक्स रेड्यूस, कम फ्लक्स है, तो पोजीशन 1 में है ये रोटर, और जहां ज्यादा फ्लक्स है वहां पे पीक पे है अपना फ्लक्स, तो वहां पे हम लोग पोजीशन 2 पे रोटर का एनालिसिस इस तरीके से एनालिसिस करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी सपोज करिए कि आपका जो रोटर है वो पोजीशन 1 पे है, पोजीशन 1 पे है अगर, तो यहाँ पे रिलक्टेंस कम है, इजीली फ्लक्स का पाथ कंप्लीट हो पा रहा है, और फ्लक्स का रिलक्टेंस अगर कम है तो स्मॉल करंट से भी हम लोग फ्लक्स का डेवलपमेंट करा सकते हैं। स्मॉल करंट दीजिए, क्योंकि रिलक्टेंस कम है, तो स्मॉल फ्लक्स से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स हम लोग मशीन में डेवलप करा सकते हैं। तो स्मॉल जो कि पोजीशन 1 था, वहां पे स्मॉल करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग शो करते हैं, स्मॉल करंट से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स कम है। मतलब कि पोजीशन 1 पे है आपका रोटर, पोजीशन 1 पे रिलक्टेंस कम है, जहां रिलक्टेंस कम है वहां पे फ्लक्स का डेवलपमेंट इजीली किया जा सकता है विद दी स्मॉल करंट से ही हम लोग पोजीशन 1 में फ्लक्स को सेटअप करा सकते हैं। अब जब ये पोजीशन 2 में चला जाता है, पोजीशन 2 में अगर चला गया तो यहाँ पे रिलक्टेंस जो है वो बढ़ गया, इन दोनों के बीच में जो एयर गैप था वो बढ़ गया, रिलक्टेंस बढ़ गया। अब रिलक्टेंस बढ़ गया, फ्लक्स रेड्यूस होना चालू होगा। अब फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, जो कि प्रीवियस केस में जितना मैग्नीट्यूड था फ्लक्स का उतना मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा करंट यहाँ से सोर्स से ड्रॉ कराना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ट्रांसफार्मर सोर्स से एक्स्ट्रा करंट ऑटोमेटिकली ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप द कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्यों रिड्यूस हो रहा था, रिलक्टेंस इंक्रीज हो जा रहा था पोजीशन 2 में। तो पोजीशन 2 में रिलक्टेंस इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण कांस्टेंट फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए लार्ज करंट हम लोगों को ड्रॉ कराना पड़ेगा। तो पोजीशन 2 में देखिए लार्ज करंट ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रहा है ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो लार्ज करंट पोजीशन 2 में ड्रॉ हो रहा है, फिर अगेन जो है पोजीशन 1 में जहां आ रहा है, पोजीशन 1 में फिर अगेन आ जाएगा जहां पे रिलक्टेंस कम हो गया। रिलक्टेंस अगर कम हो गया तो रिलक्टेंस कम हो गया मतलब कि स्मॉल करंट से भी आप फ्लक्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिलक्टेंस कम हो गया तो स्मॉल करंट से, करंट जो कि रेड पेन से मैंने शो किया है नो लोड करंट को, स्मॉल करंट से भी आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब फिर अगेन ये मूव करके पोजीशन रेड पोजीशन में चला गया, सेकंड पोजीशन में चला गया, तो फिर अगेन रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया। रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया इन द सेंस कि आपको लार्ज करंट ड्रॉ कराना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफार्मर सोर्स से लार्ज करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप द कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर। तो ये इस पोर्शन में, सेकंड पोजीशन में लार्ज करंट ड्रॉ करेगा, जो कि पीकी साइनसॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लार्ज ऑटोमेटिकली लार्ज करंट इंजेक्ट करवाएगा, लार्ज करंट ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर, तो जिसके कारण पीकी साइनसॉइड आपका करंट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक वेव फॉर्म हम लोगों को देखने के लिए मिला कि कैसे आपका ट्रांसफार्मर नॉन लीनियर करंट जो कि पीकी साइनसॉइड नेचर का है, नॉन साइनसॉइड करंट ड्रॉ कर रहा है।
अभी आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर पी की साइनसॉइड करंट ड्रॉ करता है। सोर्स आपका साइनसॉइड है, सोर्स साइनसॉइड है, बैक ईएमएफ साइनसॉइड है, सोर्स क्या है V1 साइनसॉइड, E1 साइनसॉइड, फ्लक्स भी साइनसॉइड। लेकिन इन सारी चीजों के साइनसॉइड होने की वजह के बावजूद जो करंट ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर वो पीकी साइनसॉइड नेचर का होगा, और ये पीकी साइनसॉइड नेचर नॉन लीनियरिटी की वजह से आ रहा है। नॉन लीनियरिटी कहां से आ रहा है? इस रोटर मैकेनिज्म के से मैंने शो किया हुआ है। इस कोर को मैंने लीनियर लिया हुआ है, और इस रोटर का जो मटेरियल है वो भी सपोज कर सकते हैं कि आप लीनियर मटेरियल है। लेकिन जो इनका कॉन्सेप्ट है रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का मैंने इंट्रोड्यूस किया, और थ्रू दी हेल्प ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट से मैं नॉन लीनियरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ कि ट्रांसफार्मर आपका किस तरीके से नॉन साइनसॉइड पीकी साइनसॉइड करंट ड्रॉ करता है इन ऑर्डर टू सेट अप कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर। ये सारे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अगर ये चीज आप समझ चुके हैं तो आप बहुत लकी हैं। आपका मशीन एनालिसिस सिंपल होने जा रहा है, होने वाला है, स्मूथ चलने वाला है आपका मशीन एनालिसिस। और अगर आप डिफिकल्टी महसूस करिए तो एक बार और सेशन वॉच करिए, जिससे आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और डेफिनेटली एट एनी कॉस्ट आपको समझ में आएगा। ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये, केवल रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं। रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट की बात करिए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण करंट रिड्यूस हो जाता है। अगर आपका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट में ईएमएफ की जगह एमएमएफ लेके चल रहे हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसके कारण फ्लक्स फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस यूज कर रहे हैं। रिलक्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, एयर गैप इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। रिलक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ एमएमएफ आपका कांस्टेंट है, अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एमएमएफ। अब एमएमएफ अगर आपका इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। यही एनालिसिस है, बहुत सिंपल एनालिसिस है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपका मशीन एनालिसिस बहुत ही सिंपल होने वाला है, स्मूथली आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। नेक्स्ट चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन के लिए। और इंटरव्यूज वगैरह में आप बैठते हैं तो 30% फोकस जो इंटरव्यूअर का रहता है इलेक्ट्रिकल मशीन के नॉन लीनियरिटी वाले पार्ट पे बना रहता है, और सेकंड फेज जो हम लोगों को ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग सेकंड फेज की बात करेंगे, मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज एंड बिल्डिंग इक्विवेलेंट सर्क्यूट। लेकिन ये जो नॉन लीनियरिटी हम लोग ट्रांसफॉर्म सब मशीन्स का फोकस एरिया हम लोग मेंटेन किए हुए हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर में ही केवल नॉन लीनियरिटी हम लोग डील करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस। अब ऐसा नहीं है कि केवल ट्रांसफार्मर में ही नॉन लीनियरिटी होता है, सिंक्रोनस मशीन में नॉन लीनियरिटी नहीं होता, इंडक्शन मशीन लीनियर होता है, ऐसा नहीं है। सभी मशीन आपकी नॉन लीनियर है, हिस्टेरेसिस, एडी करंट लॉसेस सारी मशीन में होती है। लेकिन केवल और केवल हम लोग ट्रांसफार्मर में नॉन लीनियरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, वेटेज देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम लोगों ने हिस्टेरेसिस लॉस, नॉन लीनियरिटी, लीकेज एक बार ट्रांसफार्मर में पढ़ लिया तो अगेन हम लोगों को सिंक्रोनस मशीन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगेन हम लोगों को इंडक्शन मशीन में आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हम लोग आयरन यूज कर रहे हैं। आयरन इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी इस तरीके का लीकेज होगा और हार्मोनिक्स होंगी, बाय डिफॉल्ट हम लोगों को पता है। अगेन वहां पे पढ़ने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं कि हिस्टेरेसिस फिर से हम लोग मॉडल करें, एडी करंट लॉस फिर से मॉडल करें, नहीं। केवल एक बार आप मॉडल कर लिए ट्रांसफार्मर में, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इसीलिए ट्रांसफार्मर का टॉपिक जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके इलेक्ट्रिकल मशीन का, और ट्रांसफार्मर एक बिग सब्जेक्ट है अपने आप में। तो ट्रांसफार्मर का एनालिसिस जो होने वाला है वो इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे, और ये कंप्लीट सेशन ट्रांसफार्मर का थोड़ा लेंथी होने वाला है। और इस लेंथी सेशन को अटेंड करने के बाद और इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि सिंक्रोनस मशीन है, इंडक्शन मशीन है, डीसी मशीन है, इनके सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, और वो सारे मशीन्स का एनालिसिस सिंपलर हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने एक बार ट्रांसफार्मर को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जिससे आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन का एनालिसिस सिंपलर, स्मूथ हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता चल गया कि क्यों पीकी साइनसॉइड करंट किस तरीके से ड्रॉ करता है आपका ट्रांसफार्मर। In a single phase transformer, although we inject sinusoid voltage source
ऑल्दो वी इंजेक्ट साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स, बैक ईएमएफ E1 को बोल रहे हैं हम लोग, बैक ईएमएफ और इंड्यूस्ड वोल्टेज विच इज E1 ओनली, इंड्यूस्ड वोल्टेज इज साइनसोइड, V1 साइनसोइड, E1 साइनसोइड, एंड ऑपरेटिंग फ्लक्स इज गोइंग टू बी साइनसोइड, ऑपरेटिंग फ्लक्स जो कि फाई नॉट है वो भी साइनसोइड है, operating flux is going to be sinusoid, but because of the non-linearity present in the transformer core, non-linearity के कारण current to be injected is going to be peaky sinusoid. current कैसा हो रहा है? peaky sinusoid, जो कि रेड से मैंने शो किया है, peaky sinusoid with a dominant triple and harmonics component, dominant ट्रिपल एंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेगा। क्यों डोमिनेंट ट्रिपल एंड हार्मोनिक प्रेजेंट है? सेकंड हार्मोनिक या फिर फोर्थ हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि ये जो ओरिजिनल सिग्नल है, रेड पोर्शन से मैंने शो किया हुआ है, रेड पेन से, पीकी साइनसॉइड नेचर का जो करंट है, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में है वो रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल का है, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में है वो रिफ्लेक्शन है नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ करंट का। तो जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल रिफ्लेक्शन हो नेगेटिव हाफ साइकिल वेव फॉर्म का, वहां पे हम लोग केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स का एनालिसिस करते हैं, वहां पे हम लोगों को इवन हार्मोनिक एनालिसिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इवन हार्मोनिक्स मतलब कि सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, ये सब क्या है? इवन हार्मोनिक्स है, इनकी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। और जहां पे पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव हाफ साइकिल रिफ्लेक्शन ना हो नेगेटिव हाफ साइकिल का, वहां पे हम लोगों को इवन हार्मोनिक एनालिसिस करने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली हमारे पास जितने भी मशीन्स है वहां पे हम लोग ऑड हार्मोनिक्स ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स इसलिए एनालिसिस करते हैं क्योंकि पॉजिटिव वेव फॉर्म इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म होता है, फॉर्चुनेटली। तो इस स्लाइड में हम लोग बीएच कर्व ऑफ मशीन का एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नॉन लीनियरिटी के बिहेवियर को। नॉन लीनियरिटी के बिहेवियर के कारण हम लोगों को ये पता चल गया कि ट्रांसफार्मर का कोर जो ड्रॉ करेगा सोर्स से करंट, नो लोड करंट, वो पीकी साइनसॉइड नेचर का होगा इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसॉइडल परफेक्ट साइनसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। अब ये बीएच कर्व को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि बीएच कर्व हम लोग ट्रांसफार्मर में एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल जितने भी अवेलेबिलिटी है सारे नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग एम्पियर्स लॉ यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यूज कर सकते, तो फ्लक्स डोमेन से डायरेक्टली हम लोग करंट डोमेन में जंप कर जाते और जितनी भी एनालिसिस हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते सर्क्यूट, और अपनी एनालिसिस जो है वो सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग कर सकते थे विदाउट एनालाइजिंग आवर मैग्नेटिक सर्क्यूट। मैग्नेटिक सर्क्यूट का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को कोई जरूरत नहीं होता, और फ्लक्स क्या है और रिलक्टेंस क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, एमएमएफ क्या है, इन सारी चीजों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता हमारे लिए। लेकिन हम लोग बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी फ्लक्स डोमेन से करंट डोमेन में जंप नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्क्यूट, मैग्नेटिज्म को समझने की जरूरत है, मैग्नेटिक सर्क्यूट का एनालिसिस करना जरूरी है हमारे लिए। तो बीएच कर्व का एनालिसिस करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है यहाँ तक लीनियर होती है, फिर ये नॉन लीनियरिटी को फॉलो करने लगती है, स्ट्रेट लाइन से अवे होती जाती है, अपार्ट होती जाती है, और ये अपना कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे आप लोगों को दो पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ तक जो पोर्शन है बीएच कर्व, ये लीनियर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तक आपका कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है, जबकि यहाँ के बाद जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होता चला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन से अवे होता चला जा रहा है। तो अपने पास इक्वेशन होता है E1 इज इक्वल्स टू रूट 2 पाई एफ BM AC इंटू N1, ये इक्वेशन आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे रूट 2 पाई एफ फॉर कांस्टेंट EMF, रूट 2 पाई इज एनीवे कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिए फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इंजेक्शन, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपका कांस्टेंट है फॉर गिवन मैग्नेटिक सर्क्यूट, BM इंटू AC इज कांस्टेंट फॉर गिवन नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी रेटिंग्स भी कांस्टेंट है अगर, तो BM इंटू AC जो होगा वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और BM इंटू AC क्या होता है? फ्लक्स होता है, कि आपका मैग्नेटिक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपके कोर का, उसमें से फ्लक्स डेंसिटी कितनी निकल रही है, कितनी फ्लक्स की डेंसिटी है, और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर मल्टीप्लाई करिए, आपको फ्लक्स लाइंस मिल जाएंगी, कितने फ्लक्स लाइन वेबर में फ्लो कर रही हैं, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता चल जाएगा। फाई इज इक्वल टू BM इंटू AC होता है, इसका जानकारी आप लोगों को है।
तो अगर bm into ac कांस्टेंट है फॉर emf गिवन emf और फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स, रूट 2 पाई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो इनके लिए bm into ac कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट मेंटेन करना है हम लोगों को मशीन में, तो ये दोनों पैरामीटर्स को हम लोगों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा कि bm इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करना है हम लोगों को या फिर डिक्रीज करना है। तो हमारी जो मशीन है, आज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता चलेगा मशीन में कि हम लोग इंटेंशनली अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसको नॉन लीनियर बनाते हैं। इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर मशीन बनाते हैं एज अ डिजाइन इंजीनियर। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोगों को आज पता चलेगा विथ प्रूफ। ठीक है, क्या है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर बनाते हैं अपनी मशीन को। अगर आपकी मशीन इस पोर्शन में डिजाइन की जाए, लीनियर पोर्शन में डिजाइन की जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट में आपका मशीन डिजाइन किया जाए, फ्लक्स डेंसिटी अगर यहाँ पे हो आपकी मशीन का, तो आपका मशीन लीनियर मशीन हो जाएगा। अगर आपका आयरन है तो वो आयरन भी कुछ समय के लिए लीनियर बिहेवियर शो करता है, करंट का इंजेक्शन बढ़ाते जाइए उस हिसाब से फ्लक्स भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है वो सैचुरेशन में चलता जाता है, जिसके कारण करंट आप इंजेक्ट कर रहे हैं उसके बावजूद जो है फ्लक्स इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, फ्लक्स सैचुरेट कर चुका है। जैसे कि बीएच कर्व हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में एनालिसिस किया था, वहां पे डाइपोल सैचुरेट हो जा रहे थे, अलाइन हो जा रहे थे, और 200 वोल्ट के बाद जो है 220 वोल्ट अप्लाई करिए, 250 वोल्ट अप्लाई करिए, उसके बाद भी जो है डाइपोल्स फर्दर अलाइन नहीं हो सकते। एक बार जब परफेक्ट अलाइन हो गए हैं उसके बाद फर्दर हम लोग उनको अलाइन नहीं कर सकते हैं। तो वो रीजन आ जाता है सैचुरेशन का, कि करंट आप इनपुट दे रहे हैं लेकिन आपका फ्लक्स जो है उस करंट के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है, इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, सेम रेशियो में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये यही तो है नॉन लीनियरिटी, यही है बीएच कर्व का एनालिसिस। तो अगर अपनी मशीन हम लोग इस पोर्शन पे डिजाइन करें तो ये लीनियर पोर्शन है, लीनियर पोर्शन में आपकी मशीन रहेगी, और लीनियर पोर्शन में अगर आपकी मशीन रहेगी, अगर आपका आयरन लीनियर पोर्शन के लिए डिजाइंड है और आपका मशीन का लीनियर पोर्शन के लिए डिजाइन है, तो लीनियर पोर्शन के लिए अगर डिजाइन है तो आप सिंपली एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। वहां पे एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स और करंट के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है, फ्लक्स से करंट डोमेन में जंप कर सकते हैं, और मैग्नेटिक सर्क्यूट आपको एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट एनालिसिस करिए। इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट थ्रू द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, कुछ भी थ्योरम लगाइए और इजीली अपने सर्क्यूट्स को सॉल्व कर लीजिए, आपका मशीन एनालिसिस हो जाएगा। Isn't it? सुपरपोजिशन आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो लीनियर में डिजाइन है, लीनियर पोजीशन में डिजाइन है, लीनियर पोर्शन में आपकी मशीन डिजाइंड है, आयरन जो है वो लीनियर पोर्शन में है। तो अगर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में आप अपनी मशीन डिजाइन करते हैं तो आपकी मशीन लीनियर हो लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर जो है अगर फ्लक्स डेंसिटी रेड्यूस हो जा रही है आपकी मशीन की, क्योंकि लीनियर पोर्शन में क्या है, फ्लक्स डेंसिटी कम है, फ्लक्स डेंसिटी कम है, तो लीनियर पोर्शन में अगर फ्लक्स डेंसिटी कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेट अप द कांस्टेंट फ्लक्स इन द कोर, फ्लक्स के सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपका फ्लक्स सैचुरेट ना करे इस वजह से, या फिर फ्लक्स के कांस्टेंट मेंटेनेंस के लिए अगर बीएम आपका कांस्टेंट है, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके कोर का इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, अगर आप लीनियर रीजन में अपनी मशीन डिजाइन करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आयरन ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और अगर आयरन अपने मशीन में ज्यादा यूज कर रहे हैं इन द सेंस आप अपने मशीन की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी आपकी मशीन की बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है आपका मशीन, इकोनॉमिकल नहीं है आपकी मशीन। तो हम लोग जो मशीन्स की बात कर रहे हैं विच आर हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क ऑफ पावर, तो करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैटर्स हियर, करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आप एक बार मशीन के डिजाइनिंग में करते हैं, मशीन बनाने में करते हैं, तो करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैटर करता है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं तो पेपर में इनका एनालिसिस इजी हो जाएगा। हम लोगों को मैग्नेटिक सर्क्यूट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स को समझने की जरूरत नहीं है, रिलक्टेंस को समझने की जरूरत नहीं है, एमएमएफ को समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल विद नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम आप अपनी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट की एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन की एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पेपर में आपका एनालिसिस इजी हो जाएगा, लेकिन उसका जो रेप्लिकेशन है वो ये रहेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ द मशीन आपकी बढ़ जाएगी। करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैटर्स। हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं और पेपर की एनालिसिस को अगर डिफिकल्ट कर दें, पेपर में थोड़ा डिफिकल्टी के साथ थोड़ा फ्रिक्शनफुल एनालिसिस कर लें, तो उससे क्या होगा कि करोड्स ऑफ रुपीस को रिड्यूस किया जा सकता है और अपने मशीन को इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है अपनी मशीन को, isn't it? तो इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं, इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं। हम लोग इंटेंशनली अपनी मशीन्स को, जितने भी ट्रांसफार्मर है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, इनको इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं और हमने जो पेपर की एनालिसिस है उसको डिफिकल्ट करते जाते हैं इंटेंशनली, क्योंकि करोड्स ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैटर करता है। हम लोग स्मॉल मशीन्स की बात नहीं कर रहे हैं कि आप स्मॉल मशीन को लीनियर रीजन में डिजाइन करिए और जिसके कारण कॉस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप एक सिंगल पॉइंट भी बढ़ जाइएगा तो करोड्स ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट मैटर कर जाएगा, आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा, मशीन का इकोनॉमिक कॉस्ट आपके मशीन का बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एज ए इंजीनियर हमारे लिए मैटर करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग मशीन डिजाइन करें, जिसके कारण हम लोग अपनी मशीन्स को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें और हमारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिल सके विथ लोवेस्ट कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी उन तक प्रोवाइड हो सके और अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग दे सकें अपने कंज्यूमर्स को, isn't it? तो इंटेंशनली हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं और क्योंकि नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं तो ये एक नी पॉइंट होता है। नी पॉइंट में हम लोग फ्लक्स डेंसिटी मेंटेन करते हैं और इस नी पॉइंट जो कि किसी भी मशीन में, किसी भी मशीन के डेटा में मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी गिवन होता है और अगर प्रॉब्लम में आपके मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी गिवन है तो एट एनी कॉस्ट हम लोग उस पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि 0.9 अगर फ्लक्स डेंसिटी गिवन है 0.9 टेस्ला, तो उससे ज्यादा हम लोग 0.9 0.1 में इंक्रीज नहीं कर सकते, 0.9 0.2 पे भी इंक्रीज नहीं कर सकते। क्या रीजन है उसका भी डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो इंटेंशनली हम लोग जो है अपनी मशीन को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं, क्योंकि अगर नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी आपके मशीन के जैसे जैसे नॉन लीनियर रीजन में जाते जाएंगे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस रिक्वायरमेंट रहेगा और अपना जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है कि फ्लक्स डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर रिड्यूस होता जा रहा है तो आपकी मशीन कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है, इकोनॉमिकल होती जा रही है, करोड्स ऑफ रुपीस जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्दी हो रहा है आप लोगों के लिए और एक इकोनॉमिकल मशीन आप डिजाइन कर पा रहे हैं। तो नॉन लीनियर रीजन का यही एडवांटेज है, क्यों हम लोग नॉन लीनियर रीजन में जाते हैं, इंटेंशनली अपने मशीन्स को नॉन लीनियर में रीजन में क्यों डिजाइन करते हैं कि हमारा पेपर एनालिसिस भले ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट के हेल्प से अपनी मशीन्स को एनालिसिस नहीं कर पाए, हम लोग मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के हेल्प से कर लें एनालिसिस, थोड़ा फ्रिक्शनफुल एनालिसिस हो सकता है पेपर में। लेकिन अगर ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते कि एनालिसिस सिंपलर करने के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ा दें कि जहां 1 करोड़ में बन रही थी आपकी मशीन 2 करोड़ में बने, 5 करोड़ में बने। नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए आप लोगों का मशीन, इसीलिए हम लोग नॉन लीनियर रीजन में अपनी मशीन डिजाइन करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो सके और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कॉस्ट ऑफ द मशीन से। हाँ, तो अब फर्दर हम लोग अगर इंक्रीज करें फ्लक्स डेंसिटी, अब ये जो नी पॉइंट है ये गिवन है आपके क्वेश्चन में कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपके मशीन की गिवन है, उससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप फर्दर नॉन लीनियर रीजन में चलते जाएंगे, डीपर सैचुरेशन रीजन में जाते जाएंगे, तो डीपर सैचुरेशन रीजन में आपके नॉन लीनियरिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीनियर जो कि ये
स्लोप था उससे डाइवर्ट होते चला जा रहा है, नॉन लीनियर रीजन में जाता जा रहा है। तो नॉन लीनियरिटी यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है, और नॉन लीनियरिटी इंक्रीज हो रही है मतलब हार्मोनिक्स इंक्रीज हो रहा है, और हार्मोनिक्स इस पॉइंट पे कंट्रोलेबल है, बिकॉज ये नॉन लीनियर रीजन में है, लेकिन यहाँ नी पॉइंट पे कंट्रोलेबल है आपका हार्मोनिक। अगर आप इस पॉइंट से बढ़ते हैं तो हार्मोनिक्स आपके मशीन की बढ़ती चली जाएगी, और हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगी हमारे लिए। हार्मोनिक्स को एनालाइज करना अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, उनको हैंडल करना अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ द मशीन तो आपकी डेफिनेटली रिड्यूस होगी। अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो कॉस्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता चला जाएगा, और जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ द मशीन रिड्यूस होते चले जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि हार्मोनिक्स आपके मशीन में बढ़ जा रही है, और अगर हार्मोनिक्स बढ़ जा रही है मशीन में तो आपका हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, और आपकी मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। हार्मोनिक्स अगर आपके मशीन में बढ़ जाएगी तो क्या उसका डिसएडवांटेज होगा? आपने कभी इंडक्शन मोटर देखा होगा, इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन में जो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट होता है, सपोज करिए इंडक्शन मोटर का शाफ्ट है, तो ये स्मूथली रोटेट नहीं करेगा। स्मॉल इंडक्शन मोटर जो है इसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि ये जर्क रहेगा इनमें। अगर हार्मोनिक प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, कंट्रोलेबल हार्मोनिक्स नहीं यूज किए हैं आप अपनी मशीन में, इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो इसमें जर्क महसूस होगा, आपका शाफ्ट स्मूथली रोटेट नहीं करेगा, ये जर्क के साथ रोटेट करेगा, झटके के साथ, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट करेगा, जर्क होगा आपके शाफ्ट के रोटेशन में, स्मूथली रोटेशन नहीं होगा इंडक्शन मोटर के शाफ्ट का या फिर किसी भी मोटर के शाफ्ट का। अब ये इंडक्शन मोटर का साइज अगर बड़ा है तो इनर्शिया जो होती है मशीन की वो मेंटेन कर सकती है और स्मूथ रोटेशन करा सकती है, क्योंकि इनर्शिया के बारे में आपको मालूम होगा कि इनर्शिया अगर एक बार रोटेशन करना चालू करती है तो वो इनर्शिया के कारण, मशीन के वेट के कारण, उसके इनर्शिया के कारण ये स्मूथ रोटेशन इसका पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपका मशीन में हार्मोनिक्स फर्दर इंक्रीज है तो ये जर्क महसूस होगा, इसमें स्मूथ रोटेशन नहीं होगा, जिससे आप इंडक्शन मोटर से प्रॉपर ऑपरेशन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी से ज्यादा हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, और एज अ डिजाइन इंजीनियर मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी हम लोग मशीन की तय करते हैं। एट एनी कॉस्ट हम लोग ज्यादा उससे नहीं बढ़ सकते हैं, कम भले बढ़ सकते हैं, कि हम लोग मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस कर दें, जिसके कारण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है अपने मशीन का, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है कि आप अपने फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस कर दें और थोड़ा लीनियर रीजन में चलते जाएं, इस रीजन में आते जाएं, लेकिन इसके अबव आप नहीं बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली अबव बढ़ेंगे तो हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगा आपकी मशीन में, और अगर हार्मोनिक्स अनकंट्रोलेबल हो जाएगा तो मशीन की एनालिसिस जो है और जो प्रॉपर ऑपरेशन है मशीन का वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हम लोग डिफिकल्टी महसूस करेंगे। So for the given number of turns, voltage and current frequency rating, अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो BM into AC कांस्टेंट होगा, और इंटेंशनली वी मेक आवर मशीन नॉन लीनियर। इंटेंशनली क्यों हम लोग अपनी मशीन को नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो सके, लेकिन फर्दर हम लोग इस तरफ भी इंक्रीज नहीं कर सकते और इस तरफ भी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरफ अगर इंक्रीज कर दें, अपना पॉइंट जो है मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी का इस तरफ ले आए, तो अगर फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, अपने मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरफ भी नहीं जा सकते हैं, इस तरफ भी नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को इसी पॉइंट पे मेंटेन रहना पड़ेगा, और स्लाइटली रिड्यूस कर सकते हैं एज पर द नीड, लेकिन इंक्रीज किसी भी कॉस्ट में नहीं करते हैं हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। बट इफ वी गो डीप टू द नी पॉइंट, डीपर इनटू द सैचुरेशन हम लोग जाते जाएं, तो हार्मोनिक्स विल इंक्रीज, हार्मोनिक्स इंक्रीज हो गई, ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट होगा हार्मोनिक्स में। सो एट एनी कॉस्ट वी डू नॉट गो बियॉन्ड मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी के अबव हम लोग नहीं जा सकते हैं एट एनी कॉस्ट। तो यहां तक जो है इलेक्ट्रिकल मशीन का एनालिसिस में नॉन लीनियरिटी हम लोग समझे। नेक्स्ट सेशन में फिर से नॉन लीनियरिटी पे ही डिस्कशन करेंगे, और अभी हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी समझा है, अब इसके हेल्प से हम लोग डबल वैल्यूड बीएच कर्व एनालिसिस करेंगे, जो कि सेकंड सेशन में करेंगे। और अभी तक हम लोगों को ये समझ में आया है, इन ऑर्डर टू सेट अप द साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर, ट्रांसफॉर्मर will draw from the source sinusoidal peaky sinusoidal current, नो लोड करंट वो ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप द कांस्टेंट साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर।
साइनसोइडल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए कोर में ट्रांसफार्मर आपका सोर्स से पीकी साइनसोइड करंट ड्रॉ करेगा। अब ये पीकी साइनसोइड मतलब इसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। अब इन हार्मोनिक्स को एनालिसिस करने की जरूरत है या फिर नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ट्रांसफार्मर के नो लोड के करंट में, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के नो लोड के करंट में हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, नो डाउट हम लोगों ने पूरा एनालिसिस कर लिया। अब इन हार्मोनिक्स का एनालिसिस करने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि एज अ इंजीनियर जो भी हमारी नीड रहती है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग एट एनी इंस्टेंट एक्सटेंट तक जा सकते हैं, और अगर नीड नहीं है तो हम लोग लेजी बहुत होते हैं, अननेसेसरली वर्क नहीं करते हम लोग। आपको नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना है, जिसके कारण आप ये सेशंस देख रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं करना रहता तो इजीली आप अपने घर में स्लीप करते, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते। क्या जरूरत है आपको ये सेशन इतने 1 आवर 2 आवर्स का सेशन देखने का? कोई नीड नहीं है। तो जहां पे नीड है एज अ इंजीनियर हम लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, उसके एनालिसिस करेंगे। लेकिन जहां पे नीड नहीं है, मतलब हार्मोनिक्स एनालिसिस करने की नीड है या फिर नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि नो लोड करंट में ट्रांसफार्मर में पीकी साइनसॉइड नेचर रहता है, जिसके कारण डाउन एंड ट्रिपल एन हार्मोनिक्स रहता है, और उस हार्मोनिक्स को ये तो पता चल गया प्रेजेंट होता है हार्मोनिक। अब उसका एनालिसिस करने की नीड है या फिर नहीं है हार्मोनिक्स का नो लोड करंट में, उसका जो सेशन है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कि है एनालिसिस करने की जरूरत या फिर नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन कंप्लीट करते हैं आज का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे डबल वैल्यूड वीएच कर्व का, और समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो करंट है उसमें हार्मोनिक्स जो प्रेजेंट है उसकी एनालिसिस करने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो आज के इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी कंक्लूजन्स के साथ ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।